Good morning, students. Welcome to your online classes. Today we are going to start a new session for subject science. So, chapter 1 we are going to study crop production and management. Before starting chapter, we should discuss what is crop production. Crop production means how the food is prepared. The process, the whole procedure to prepare a food will come in crop production. And management means to have an overview regarding utilization of food. मैनेजमेंट मीन्स फूड को किस तरीके से यूटिलाइज करना है और किस क्वांटिटी में यूटिलाइज करना है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, देन इट विल बी मोर क्लियर. ओके. Paheli and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. You have learnt that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? So in these two paragraphs, there were two persons, Paheli and Bhujo. Okay, they both went to their uncle house. वो अंकल के घर गए जो कि अंकल फार्मर थे बाय प्रोफेशन. मतलब वो किस चीज़ का काम करते थे? फार्मिंग का काम करते थे. तो उनके पास फार्मिंग मटेरियल्स थे, फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शावल, प्लो, ये सब के सब फार्मिंग टूल्स हैं जो फार्मिंग करने में हेल्प करते हैं. सो अब यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि फूड प्रिपेयर कैसे किया जाता है और हर ऑर्गेनिज्म की नीड है फूड. विदाउट फूड वी डू नॉट गेट एनी एनर्जी. आज हम कोई भी काम कर पाते हैं तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड वेयर डिड वी गेट द एनर्जी? वी गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. सो हियर वी आर डिस्कसिंग वी ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड. सबको फूड चाहिए. तो फूड प्रिपेयर कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? ओके. बट एनिमल्स एंड ह्यूमन्स दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड. दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स नीड प्लांट्स, राइट? प्लांट्स क्यों चाहिए? पल्सेस के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए वी नीड प्लांट्स. वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट. सो रिजल्टेंट क्या निकला कि ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ओके. नाउ सम पीपल आर वेजिटेरियन एज वेल एज सम पीपल आर नॉन वेजिटेरियन एज वेल. तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो, राइट? एज दे नीड एग्स, मीट, chicken, so for that they are dependent on other organism as well. Okay, so as we all know we need food because we need energy. एनर्जी होगी तभी हम कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटी में अपना 100% दे पाएंगे, राइट? तो फूड ऑर्गेनिजम्स लेते हैं ताकि वो सारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाएँ. इंटरनल एक्टिविटीज़ जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और इन प्रोसेस को करने के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. और एक्सटर्नल वर्क कौन सा वर्क होगा? जैसे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग वी नीड एनर्जी. तो उस एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए. और फूड हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्लांट. ठीक है. वेजिटेरियन, देन वेजिटेरियन विल गेट इट फ्रॉम प्लांट एंड नॉन वेजिटेरियन विल गेट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, राइट? सो वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बोथ. ओके, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल. डिपेंड करता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, राइट? सो हियर वी कंक्लूड विद दीज टू पैराग्राफ्स दैट वी ऑल नीड फूड फॉर गेटिंग एनर्जी so that we can do our work with full efforts and caliber. Okay, now let's read the next paragraph. You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. Okay, so here 3 core points we get. किसी भी फूड को बनाने के लिए, स्पेशली लार्ज पॉपुलेशन के लिए, 3 points are very important. रेगुलर प्रोडक्शन,
रेगुलर प्रोडक्शन मीन्स कंटिन्यूस फूड का बनना, फूड का प्रोडक्शन होना इज कंपल्सरी। सेकेंड, उसका मैनेजमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सही क्वांटिटी में हर एक पॉपुलेशन के पास पहुंचना, और तो डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो 3 components are there: regular production, proper management and distribution. These 3 things are very important for food which we get. Okay, so food का जो प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोसेस जैसे फूड प्रिपेयर किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, उसका मैनेजमेंट कि सही तरीके से और सही क्वांटिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। थर्ड फैक्टर ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनली जिसके लिए फूड प्रोड्यूस किया गया है, बनाया गया है, उस इंसान तक वो पहुंच पाए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Okay, let's start the reading. Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. So here they are saying that एग्रीकल्चर पहले से ही नहीं था, क्रॉप प्रोडक्शन पहले से ही नहीं था। 10,000 BCE से पहले लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, मूविंग, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। ना उनके पास कुछ रहने की जगह होती थी, ना खाने के लिए कुछ होता था। सो दे मूव, और मूव करते करते उन्हें ट्रीज़ दिखी, जिससे उन्होंने फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स लिए, इस तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टार्ट हुए। देन उनका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बाद उन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दी, और फिर एज ए एनिमल उन्हें फूड मिल रहा था। और एनिमल हंट करने के बाद धीरे धीरे करके कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ लैंड पे। राइस उगाई जाने लगी, वीट ग्रो करना स्टार्ट हो गया, या और फूड क्रॉप्स उगाना स्टार्ट हो गई, और फिर ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। वहाँ से बेसिकली एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग थी, जब प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हुआ। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस on a large scale, it is called a crop. For example, crop of what means that all plants grown in a field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, 2 broad cropping patterns can be identified. These are, okay, so here they are saying, जब हम सेम वेराइटी के प्लांट जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीट, जब हम पूरे लैंड पे वीट का कल्टीवेशन करेंगे, वीट को उगाएंगे तो लार्ज स्केल पे, देन इट विल बी क्रॉप, देन इट विल बी कॉल्ड क्रॉप, राइट। जब एक ही चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा हो बड़े से एरिया पे, लार्ज स्केल पे, देन इट इज़ नोन एज क्रॉप। जैसे मैंने आपको वीट का एग्जांपल दिया, तो ऐसे वीट की तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक एरिया में अगर पोटैटो ग्रो कर लिए, देन इट विल बी क्रॉप, राइट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स, क्रॉप वर्ड का मीनिंग है जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाए किसी भी एक चीज़ का, डजेंट मैटर सीरियल्स है, डजेंट मैटर वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है, कुछ भी हो सकता है, बस क्वांटिटी ज़्यादा हो और एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में इस चीज़ का क्लासिफिकेशन, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे किया है, सीजन के बेसिस पे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, मीन्स इंडिया एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होती हैं, कुछ कंडीशंस को देख के उगाया जाता है। जैसे कुछ क्रॉप को दे नीड मोर रेनफॉल एंड सम क्रॉप्स नीड लेस रेनफॉल, सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन, सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। जैसे मैंगो है, मैंगो हम समर सीजन में ही खाते हैं, राइट, जबकि विंटर में भी इट इज़ अवेलेबल बट बहुत कम पाया जाता है, राइट। वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, दीज आर समर क्रॉप्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सीजन, अलग अलग सीजन, अलग अलग फैक्टर्स के कंसीडर करके ही इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। बहुत सारी वेराइटीज़ में इसको बांटा गया है। बेसिकली 2 वेराइटीज़ ही हैं, वी विल डिस्कस।
So these are first Kharif crop. These crops which are sown in the rainy season are called Kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are Kharif crops. Second, Rabi crops. The crops grown in the winter season, October to March, are called Rabi crops. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. So our crops are distributed in two categories. First is Kharif crop. जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो नहीं जाती हैं, सो की जाती है, वो खारीफ क्रॉप कहती हैं और ये जून से सितंबर के पीरियड में के बीच में ये सो की जाती है। एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं खारीफ क्रॉप के। अब राबी क्रॉप्स, ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है राबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स विंटर सीजन में होती है अक्टूबर से मार्च तक और इसके एग्जाम्पल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड्स। ओके, और समर के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भी मेंशन किए थे लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स एंड पल्सेस आर ऑल्सो ग्रोन इन समर सीजन। So now our next heading is basic practices of crop production. Means what things we have to prepare to make a crop. Okay, so let's start reading. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices, which are listed below. First, preparation of soil. Second, sowing. Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. Seventh, storage. Okay. So now we will discuss what is agriculture practices or what do things are required for crop production. Okay. हर चीज़ को करने का एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप्स होती है जिसको हमको कंप्लीट करना पड़ता है, राइट। जनरली आवर मदर इज़ मेकिंग फूड फॉर अस, शी ऑल्सो फॉलो द प्रोसीजर, राइट। फर्स्ट एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी पल्स बना रही है, कोई भी राइस बना रही है, फर्स्ट शी वॉश इट, देन शी अगेन बॉयल इट, देन शी ऐड सम फ्लेवर्स, उसके बाद आपको सर्व करती है, स्टेप्स होती है, राइट। वैसे वीट हो, कोई भी किसी भी क्रॉप को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उस अकॉर्डिंगली ही ये सब प्रिपेयर किया जाता है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करने के लिए फार्मर्स भी कुछ एफर्ट्स डालते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। उस पीरियड ऑफ टाइम में जब से क्रॉप को हमने स्टार्ट किया है सो करने से जब तक क्रॉप रेडी हो तब तक कुछ प्रोसीजर और स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जनरली हम भी कोई प्लांट को अपने घर में लेके आते हैं तो उसके लिए भी पहले हम प्रॉपर सॉइल मेंटेन करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स या फिर कुछ मैन्योर्स वगैरह ऐड करते हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद ही हम उसको सही तरीके से ग्रो कर पाते हैं, राइट। तो जब हम क्रॉप बना रहे हैं तो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, जिसमें से कुछ मैंशनड है और फिर एक्सप्लेन की गई है। वैसे नाम तो मैं आपको सारे बता ही चुकी हूँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। सो वी विल रीड स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहला प्रोसीजर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why soil needs to be turned and loosened? Okay, so here they are saying
क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। जो भी क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी क्रॉप हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सॉइल को प्रिपेयर करना हमें पड़ता है। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल फर्स्ट स्टेप है आपकी, कोई भी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सॉइल को लूजन करना पड़ता है। लूज क्यों करना पड़ता है बेटा? इससे ताकि रूट्स तक सारे मिनरल्स वगैरह जाएं और अच्छे ढंग से हमारा क्रॉप ग्रो कर पाए। और इससे सॉइल के लूजन होने से जो रूट्स होती हैं सॉइल के नीचे वो ब्रीथ कर पाएंगी आसानी से, राइट। लूजन सॉइल से क्या हेल्प मिलती है? अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स, ये आसानी से सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो पाते हैं। एंड वाई वी नीड अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स? क्योंकि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ह्यूमस प्रिपेयर करते हैं, और वो ह्यूमस प्रिपेयर करते हैं। हमें ह्यूमस की नीड क्यों है? क्योंकि ह्यूमन से ही कोई भी क्रॉप अच्छे ढंग से ग्रो कर पाएगा। सो ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उन्हें सॉइल को लूजन रखना है, जिससे आसानी से अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स एंटर कर पाए और ग्रोथ कर पाए। सो सॉइल लूजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स इजीली एंटर हो पाएँ और ह्यूमस क्रिएट कर पाएँ, और ह्यूमस क्रिएट करने से क्रॉप अच्छे ढंग से ग्रो कर पाएगा। ओके, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस that the soil contain minerals, water, air and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. Turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. Okay, so here they are saying, as students हमने पहले भी पढ़ा है कि सॉइल के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स, वाटर, एयर और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कुछ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी होते हैं जो कि मरने के बाद सॉइल में चले जाते हैं एंड दे डिकम्पोज्ड है। तो उनको डिकम्पोज कौन करता है? अर्थवॉर्म्स करते हैं। तो उन डेड बॉडीज़ में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। सो रिमेंबर दैट लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट टू पैराग्राफ। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering. Before plowing, the plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. So basically जो प्रोसेस है सॉइल का लूजन करने का, ढीला होने का, टर्न करने का, उससे हम टिलिंग कहते हैं या प्लोइंग, और इज़ यूज्ड आइदर दिस और आइदर दैट, दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। सो ये एक टूल से होता है, फार्मिंग टूल से होता है टिलिंग और प्लोइंग। द टूल इज़ नोन एज प्लो। प्लो वुड और आयरन का होता है, जिससे सॉइल को लेबल किया जाता है, उसमें प्रॉपर वाटरिंग की जाती है ताकि उस पर क्लम्प्स नहीं आए, और उसी क्लम्प्स को हम क्रब्स कहते हैं। क्लम्प्स मीन्स मोटे मोटे दाने नहीं आए, प्रॉपर लेवल्ड हो सॉइल। सो इस क्रम्प्स को, इस मोटे मोटे दानों को हमको लेवल करना पड़ता है। सो लेवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड सॉइल लूजनिंग एंड सोइंग, और इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी लेवलिंग इज़ वेरी गुड। एंड लेवलिंग के लिए फिर अलग टूल हमको चाहिए, दैट इज़ नोन एज लेवलर। और कभी कभी हम सॉइल में मैन्योर भी ऐड करते हैं, तो टिलिंग करने से पहले वी हैव टू ऐड द मैन्योर। बिफोर टिलिंग वी हैव टू ऐड द मैन्योर सो दैट इट गेट अ प्रॉपर टेक्सचर ऑफ मिक्सिंग विथ सॉइल, और सॉइल मॉइस्चर्ड हो जाएगा सोइंग करने से पहले। ओके,
Thank you, class.